गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे कि आपकी आईएसओ फाइल क्यों होती है, क्या होती है और वो कैसे काम करती है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए यार आज हम आईएसओ फाइल को देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी आईएसओ फाइल एक आर्चिव फाइल होती है, इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी आर्चिव फाइल क्या होती है। तो मान के चलते आपके पास हजारों फाइल्स है, ठीक है, मान लेते हैं चलो 10,000 फाइल्स है और आपकी एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इसको अपने दूसरे पीसी में ट्रांसफर कराना है। तो हाँ, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इन 10,000 फाइल्स को दूसरे पीसी में ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसको पूरी दुनिया में फैलाना है। जो ये 10,000 फाइल्स है, हो सकता है किसी एप्लीकेशन की हो, किसी गेम की हो, आपको इसको पूरी दुनिया में फैलाना है और साथ ही साथ इसको आपको अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कराना है ताकि यूजर्स डाउनलोड कर सके। तो यार कितना सही रहेगा कि आप इन 10,000 फाइल्स को अपने वेबसाइट पे अपलोड करो ताकि यूजर्स इनको डाउनलोड कर सके। और वहीं मैं आपसे आकर कहूं कि मैं इन 10,000 फाइल्स को सिर्फ एक फाइल के अंदर बदल सकता हूं और फिर यूजर इस एक फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो यार आपकी जो आर्चिव फाइल होती है उसके अंदर आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी स्टोर किया जाता है और साथ ही साथ एरर डिटेक्शन और करेक्शन की जानकारी। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि आपकी जो एक फाइल है उसको आपको वापस उन हजारों फाइल्स में बदलना पड़ेगा, इसीलिए बदलते टाइम अगर कोई एरर आता है तो हमको उसको सही भी करना पड़ेगा ताकि हम अपनी फाइल्स को रिट्रीव करा सके। और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसीलिए ताकि जिस ऑर्डर में जिस फोल्डर के अंदर जो फाइल थी हमको वही मिले। ऐसा ना हो कि वीडियोस फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस मिले और इमेजेस फोल्डर के अंदर आपका म्यूजिक। तो इसीलिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन और करेक्शन इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करानी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूं आपको आपकी आर्चिव फाइल के, हो सकता है आपका जिप फाइल हो सकता है आपकी रार फाइल हो, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है। तो मान के चलो आपकी 10 फाइल्स है जिनका साइज 50 MB है, तो कंप्रेशन के बाद होगा क्या, वे 40 MB के अंदर बदल जाएगी। हम इस टेक्नोलॉजी को आगे देख रहे होंगे कि कैसे कंप्रेशन आपका वर्क करता है, एक अगली वीडियो में हम इसको देख सकते हैं। और एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पर, तो APK फाइल, जब आपकी कोई भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनी होगी तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होगी, लेकिन किया क्या गया कि उन बहुत सारी फाइल्स को सिर्फ एक APK फाइल के अंदर बदल दिया गया। मान के चलिए आपको वो 10,000 फाइल्स ही दी जाती जब भी आप कोई एक एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते, तो आपको कैसा लगता। तो इसीलिए आपकी आर्चिव फाइल आपकी काफी मदद करती है। तो जो आपकी आईएसओ फाइल होती है वो भी एक टाइप की आर्चिव फाइल होती है। होता क्या है, आपकी जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके अंदर जितना भी सारा डेटा होता है हम उसको एक आईएसओ फाइल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। हुआ क्या, जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क थी उसके अंदर जो भी सारा डेटा था हमने उसको एक आईएसओ फाइल के अंदर स्टोर करा लिया और फिर हम बाद में कर क्या सकते हैं, जो आईएसओ फाइल के अंदर डेटा है वो वापस ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी डाल सकते हैं। मतलब एक बैकअप फाइल भी आप इसको कह सकते हो ऑप्टिकल डिस्क की, है ना। तो अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कैसे डेटा स्टोर किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर एक डिस्क है और जो आपका ए पार्ट है उसको हम एक ट्रैक कहते हैं। जैसे कि आपके फील्ड के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक होता है, इसी टाइप से ये भी एक ट्रैक होता है और इस ट्रैक को हम अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं जिसको हम सेक्टर कहते हैं। तो जो सी और बी पार्ट आपको दिख रहा है उनको हम सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो ऑप्टिकल डिस्क है उसको बहुत सारे भागों में तोड़ दिया गया है जिनको सेक्टर्स कहते हैं और हर एक सेक्टर का कुछ स्पेसिफाइड साइज होता है, मतलब कितने साइज का वो डेटा स्टोर करा सकता है। तो मान लेते हैं जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है इसके अंदर 50,000 सेक्टर्स है और एक सेक्टर आपका 512 बाइट्स डेटा स्टोर करा सकता है। तो इसका जो टोटल साइज होगा, मतलब जितना ये डेटा आपका स्टोर करा सकती है, वो 25.6 MB होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, और भी ज्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि आपकी ऑप्टिकल डिस्क 25.6 MB डेटा स्टोर नहीं कराती, ज्यादा ही कराती है अब इस जमाने में, तो है ना। तो ये एक एग्जांपल था कि कुछ सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि मान के चलो 1024 बाइट्स की आपकी एक फाइल है, तो जो उसका 512 बाइट्स होगा वो एक सेक्टर के अंदर स्टोर होगा और अगली 512 बाइट्स आपका अगले सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर कराया जाएगा।
आपका जो सेक्टर होता है उसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर कराया जाता है, एरर करेक्शन डेटा और कंट्रोल हेडर्स भी। एरर करेक्शन डेटा इसीलिए ताकि अगर कोई एरर आ जाए किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तो हम उसको ठीक कर सके। तो अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे आप ISO फाइल्स को यूज कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर किसी फोल्डर के अंदर जाऊं, न्यू फोल्डर के अंदर जाऊं, है ना, तो जैसे कि आप इन फोल्डर्स को एक्सेस कर पा रहे हो ऐसे आप उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ISO फाइल है। मैं राइट क्लिक करूंगा और माउंट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये माउंट करा दी जाएगी। देखिए एक्चुअल में आपकी माउंटिंग क्या होती है, जैसे कि आपने अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर भी माउंटिंग का एक नोटिफिकेशन देखा होगा। जब भी आप SD कार्ड को इंसर्ट कराते हो या माउंट कराते हो तो वहां पर लिखा आता है SD कार्ड माउंटेड, SD कार्ड अनमाउंटेड, अगर आप उसको अनमाउंट करा देते हो। तो नॉर्मली होता क्या है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है उसके अंदर कुछ डेटा होता है और अगर आप उस डेटा को अपने फाइल सिस्टम की मदद से एक्सेस कर पा रहे हो तो उसी को हम माउंटिंग कहते हैं। देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप डेस्कटॉप के अंदर जाकर गार्बेज फोल्डर के अंदर जाकर आप फाइल्स देख पा रहे हो, तो ये कुछ नहीं है बल्कि आपका एक फाइल सिस्टम है जो आपको ऐसा करने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दिस पीसी में जाऊं तो आपकी एक ड्राइव बन चुकी है ना। ये एक वर्चुअल ड्राइव है, मैंने कोई ड्राइव अपने पीसी के अंदर स्टोर या इंसर्ट नहीं कराई है। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी ड्राइव बन चुकी है और मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपके पास एक MKV फाइल है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर माउंट करा सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूं और मैं फिर से अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाऊं और दिस पीसी के अंदर जाऊं तो ये यहीं पर ही है। तो इसको अगर आपको अनमाउंट कराना है तो राइट क्लिक कराना होगा और इजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप ऐसे कर सकते हो। और अगर हाँ आपको कुछ फाइल्स को अगर ISO फाइल्स में बदलना है तो आप क्या कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आपको डायरेक्टली लिखना होगा IMG Burn डाउनलोड। ठीक है, तो मैं विंडोज 10 के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी IMG Burn की, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डाउनलोड के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करूंगा, अपने IMG Burn सॉफ्टवेयर को खोल लूंगा और आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। इसकी मदद से आप कर क्या सकते हो, आप एक एम्प्टी या फिर ब्लैंक राइटेबल ड्राइव के अंदर ISO फाइल का डेटा भी राइट करा सकते हो। मतलब आपके पास एक CD ड्राइव है या कोई ऑप्टिकल डिस्क है ना, वो आपकी बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और राइटेबल भी है, तो जो ISO फाइल के अंदर आपका डेटा होगा आप उसके अंदर स्टोर करा सकते हो IMG Burn की मदद से। लेकिन आपको मैं नॉर्मली यहाँ पर बताऊं आप कैसे कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर एक अपनी ऑप्टिकल डिस्क इंसर्ट कराऊं अगर इसके अंदर अपने पीसी के अंदर, तो मैं एक बार करा लेता हूं आपके लिए। तो मैं इंसर्ट करा लिया, तब तक का मैं आपको IMG Burn के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट आई इमेजेस फाइल फ्रॉम फाइल और फोल्डर। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, किसी फाइल को लेना है तो फाइल को लो, फोल्डर को लेना है तो फोल्डर को लो। तो मैं कोई फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ और मान के चलते हैं मैं क्या लूँ, यहाँ पर readme.txt फाइल ले लेता हूँ। इसी को हम यहाँ पर बदलने की कोशिश करेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करा देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक हो कर दिया है मैंने, अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको सेव करा लेता हूँ। ठीक है, IMG Burn.iso नाम से। तो यस मैं यहाँ पर क्लिक करा देता हूँ और ओके पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। ये क्या था यार, ये तो वॉइस भी चलाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर IMG Burn.iso फाइल आपकी एक बन चुकी है। तो किसी भी फाइल्स की मदद से आप ISO फाइल्स बना सकते हो और इन ISO फाइल को आप किसी भी ड्राइव पर लिख सकते हो, किसी भी ऑप्टिकल डिस्क में लिख सकते हो। वो कैसे लिख पाओगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपनी CD ड्राइव इंसर्ट कराई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली जाऊंगा, जिसका भी मुझको डेटा अपनी ड्राइव के अंदर लिखना है मैं राइट क्लिक करूंगा और बर्न डिस्क इमेज पर क्लिक करा दूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये आपसे ड्राइव मांगेगा कि किसके अंदर आपको लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर बर्न पर क्लिक करूं तो ये क्या कहेगा कि ये रिकॉर्डेबल डिस्क नहीं है। ठीक है, आपको ब्लैंक रिकॉर्डेबल डिस्क इंसर्ट करानी है। तो जो मैंने यहाँ पर अपनी CD ड्राइव इंसर्ट करी थी तो ये रिकॉर्डेबल नहीं थी, ब्लैंक नहीं थी, इसीलिए ये इसके अंदर डेटा नहीं राइट कर सकता। आप ब्लैंक रिकॉर्डेबल डिस्क इंसर्ट कराओगे तो उसके अंदर ये डेटा
बर्न करा देगा। तो कुछ ये होता है और यहाँ पर इसका भी आप फायदा उठा सकते हो अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं लेना है, डायरेक्ट ऑप्शंस का यूज़ करना है, ऐसे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस देख रहे होंगे आईएसओ फाइल की। तो जो सबसे पहली आपकी एडवांटेज होती है वो आईएसओ फाइल की, वो होती है क्विकर एक्सेस। क्योंकि यार सपोज करिए आपकी जो जिप फाइल होती है, जो रार फाइल होती है, वे भी आपकी आरजी फाइल ही होती है, और जो आपकी आईएसओ फाइल होती है वो भी एक टाइप की आरजी फाइल ही होती है। तो जो आपकी जिप फाइल है, रार फाइल है, आपको उनको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है। लेकिन अभी अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा, जो आपकी आईएसओ फाइल होती है उसको हम माउंट कराते हैं और डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम काफी आसानी से इसके डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और जो इसकी दूसरी एडवांटेज होती है वो एक जो आपका पीसी होता है ये उसको धोखा दे देती है, और ये एक वर्चुअल ड्राइव की तरह एक्ट करती है। यानी कि हो सकता है कुछ गेम्स या कुछ एप्लीकेशन जो आपकी डिस्क ड्राइव की डिमांड करे, तो आप इसको यूज कर सकते हो और उनका पागल बना सकते हो, ठीक है। हाँ, और जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो है कि ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी आईएसओ फाइल्स को सपोर्ट करता है। अब आपने एडवांटेजेस देखी तो साथ ही साथ हमको डिसएडवांटेजेस भी देखनी चाहिए, इसीलिए आप अभी कहीं मत जाइए। तो जो सबसे पहली यार डिसएडवांटेज होती है वो होती है कि आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते। इनके अंदर जो बहुत सारी फाइल्स होगी आप उनको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको फिर से रिकम्पाइल करना होता है इन फाइल्स को। लेकिन वहीं पर जैसे कि आपकी रार फाइल हो गई, जिप फाइल हो गई, तो आप वहां पर डायरेक्टली फाइल्स को चेंज कर पा रहे थे और आपको फिर से कंपाइल भी नहीं करना पड़ रहा था, और कंपाइलेशन टाइम में काफी टाइम लगने वाला है। जो दूसरी डिसएडवांटेज होती है वो होती है कि यार इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये एज अ वर्चुअल ड्राइव काम करती है, ना कि आपकी जो नॉर्मल फाइल्स होती है उनकी तरह। और जो तीसरी होती है वो एक काफी एरर प्रोन होती है, क्योंकि अगर आपके एक सेक्टर के अंदर भी कुछ दिक्कत आ गई तो फिर ये मान लो कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो अनमाउंटेबल फाइल में बदल जाती है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई आईएसओ फाइल बनाई जाती है तो आपका एरर करेक्शन डेटा आईएसओ फाइल्स के अंदर स्टोर नहीं कराया जाता, जो कि आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आपने अभी देखा था स्टोर कराया जा रहा था, है ना। एक सेक्टर के अंदर 3 चीजें स्टोर हो रही थी और जिनमें से एक आपका एरर करेक्शन डेटा भी था। लेकिन आईएसओ फाइल्स के सेक्टर्स के अंदर आपका एरर करेक्शन डेटा नहीं स्टोर कराया जाता, इसीलिए काफी एरर प्रोन भी होती है।